ऑलराइट, सो हम रेस कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रेस कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं कि रेस कंडीशंस क्यों आती है। कि लोकल वेरिएबल्स का यूज़ करके या ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करके, जो भी हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जिससे डेटा हम पास कर रहे हैं वन लूप टू अनदर लूप, तो वो क्या करते हैं कि रेस कंडीशंस जनरेट करते हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि रेस कंडीशन आएगी। ठीक है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ उसको समझ लेते हैं कि जैसे, हाँ, ये एक एग्जांपल है। सो इस एग्जांपल में क्या है कि तीन वेरिएबल हैं। ठीक है, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप एंड थर्ड लूप। ठीक है, अब ये जो पहला लूप है, इस पहले लूप में थर्ड लूप में कुछ वैल्यू डाली जा रही है रैंडम जनरेट नंबर से। ठीक है, और सेकंड लूप की वैल्यू रीड की जा रही है, और जो कि फर्स्ट लूप में डाली जा रही है। ठीक है, अब सेकंड लूप में वैल्यू कहाँ से आई, ये देखने वाली बात है। सेकंड लूप में वैल्यू तब आई होगी जब ये लूप चला होगा। ठीक है, मतलब ये लूप में वैल्यू गई होगी सेकंड लूप से, तो इसमें गई होगी पहले वाले लूप में। और जो थर्ड लूप में वैल्यू गई है, जब ये लूप चला होगा, फर्स्ट वैल्यू से जो वैल्यू आ रही होगी वो गई होगी थर्ड लूप में। और इसके लिए फिर फर्स्ट लूप चलना जरूरी है, मतलब ये चला होगा। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी एक को चलने के लिए किसी एक नंबर को बाई वो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ से रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है जो कि थर्ड लूप में वैल्यू डाल रहा है, दैट इज़ ओके। बट यहाँ से सेकंड वैल्यू से लेके फर्स्ट लूप में डाल रहा है। लेकिन सेकंड वैल्यू में जो वैल्यू है वो आई कैसे, ये एग्जीक्यूट किया होगा। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं किया होगा तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, फिर तो फर्स्ट लूप में गलत वैल्यू चली जाएगी, और फर्स्ट लूप में यहाँ गलत वैल्यू चलेगी तो रीड भी गलत होगा। जैसे फर्स्ट लूप में यहाँ वैल्यू डाली जा रही है सेकेंड लूप के थ्रू, और यहाँ रैंडम नंबर भी डाला जा रहा है। तो ये यहाँ से जो फर्स्ट लूप की वैल्यू रीड हो रही है, तो वो कौन सी वैल्यू रीड करेगा, ये वाली, ये वाली। तो यहाँ से एक रेस कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, अभी हम मेन फोकस करते हैं फर्स्ट लूप पे, कि फर्स्ट लूप में यहाँ पे वैल्यू डाली गई। ठीक है, यहाँ वैल्यू डाली गई और यहाँ पे रीड की गई फर्स्ट लूप से वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू होगी या फिर ये वाली वैल्यू होगी। इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई भी आगे पीछे लूप चल सकता है, जिससे क्या होगा, वैल्यू, जैसे वैल्यू राइट करनी होगी, हो सकता है उससे पहले रीड कर ली हो। मतलब क्या है कि यहाँ से राइट करने से पहले इसने रीड कर लिया हो, ये राइट करने से पहले हो सकता है कि ये पहले राइट हो गया हो। तो रेस कंडीशन यहाँ पे इस तरीके से जनरेट हो रही है। ओके, सो रेस कंडीशन से हम कैसे बच सकते हैं, हम रेस कंडीशन से ऐसे बच सकते हैं कि अगर हमें सीक्वेंस पता है, मतलब पहले मुझे राइट करना है। जैसे फर्स्ट लूप में वैल्यू मेरे को क्या करनी है, यहाँ से वैल्यू रीड करनी थी। सो मैं ये इंश्योर करूँगा कि पहले फर्स्ट लूप में वैल्यू राइट हुई हो। ठीक है, पहले लूप में, पहले वाले लूप में वैल्यू राइट हुई हो, मैं पहले ये इंश्योर करूँगा। ठीक है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन है इज अ सेमाफोर। ओके, सो सेमाफोर क्या है, सेमाफोर्स आर synchronization mechanism especially designed to protect resources and critical section of code. You can prevent critical section of code from interrupting each other by enclosing each between acquire and release semaphore vi. बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, बाय डिफॉल्ट अ सेमाफोर ओनली अलाउज one task to acquire it at a time. Therefore,
आफ्टर वन ऑफ द टास्क एंटर अ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, मतलब क्या है, द अदर टास्क कैन नॉट एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन अंटिल द फर्स्ट टास्क कंप्लीट्स। मतलब पहला जो काम है, ठीक है, वो अगर कंप्लीट नहीं होता है, पहला टास्क कंप्लीट नहीं होता है, तो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, एंटर नहीं कर सकता। व्हेन डन प्रॉपरली दिस एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रेस कंडीशंस। अगर हम इस कंडीशन को मीट कर ले तो रेस कंडीशन से बच सकते हैं, उसको एलिमिनेट करा जा सकता है। ठीक है, अगर हम ये अचीव कर लें तो सेमाफोर क्या करता है, यही चीज़ करता है, एक मैकेनिज्म है सिंक्रोनाइजेशन का, जो ये इंश्योर करता है कि पहले एक टास्क खत्म होगा, देन दूसरा जो क्रिटिकल टास्क है जो पहले लूप में हम कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये एक सिंपल सेमाफोर का एग्जांपल है। ओके, इसके ब्लॉक डायग्राम पर चलते हैं। इसमें क्या होगा, हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने कैसे सेमाफोर रेफरेंस को ऑब्टेन, सेमाफोर रेफरेंस वीआई का सब वीआई यूज़ करके ऑब्टेन किया है, देन एक्वायर किया है सेमाफोर, देन जो टास्क है वो फिनिश किया है, एंड देन सेमाफोर रिलीज करा फॉर सेकेंड लूप। ठीक है, जहाँ पे सेकेंड लूप पे यूज़ हो रहा है उसके लिए हमने सेमाफोर यहाँ पे रिलीज किया है। इस केस में क्या होगा, ये एंटर करेगा पहले लूप में। ठीक है, सेमाफोर को एक्वायर करेगा, ये जो प्रोसेस है फ्लैग सीक्वेंस के अंदर इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये सेमाफोर को रिलीज करेगा। रिलीज करने से मतलब है कि ये एक्सेस देगा, रिलीज एक्सेस टू सेमाफोर इफ द एक्वायर सेमाफोर वी आई इज वेटिंग। मतलब ये जो है ये वेट कर रही होगी। ठीक है, तो क्या लिखा है, इफ द एक्वायर सेमाफोर वी आई इज वेटिंग फॉर द सेमाफोर दिस वी आई रिलीज इट, इट स्टॉप वेटिंग एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये स्टॉप होगी, ये वेटिंग को है वो स्टॉप करेगी और कंटिन्यू करेगी एग्जीक्यूशन को। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ से इसने रिलीज किया, ये यहाँ से रिलीज करते हुए जंप यहाँ पे आएगा, मतलब ये एक्वायर करेगा और ये प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस को करने के बाद फिर से ये रिलीज कर देगी, और ये इंश्योर करेगा कि अब ये रिलीज होने के बाद ये चले। मीन्स क्या है कि अब ये कुछ इस तरीके से क्रॉस करके ये एग्जीक्यूट होने वाला है। इससे इंश्योरिटी मिलेगी कि पहला टास्क एग्जीक्यूट हो, देन क्रिटिकल टास्क जो हमारे लूप 2 में वो एग्जीक्यूट हो। इस चीज़ से हम जो है सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, रेस कंडीशन से बचा जा सकता है। ओके, एक बार इसको ब्लॉक डायग्राम पे देख लेते हैं कैसे रन कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट लूप 2 एक्सिस, लूप 1 एक्सिस, लूप 2 एक्सिस, मतलब एक एग्जीक्यूट करेगा, एक्वायर करेगा सेमाफोर, देन रिलीज करेगा दूसरे वाले के लिए, मतलब उसको टाइम देगा, फिर दूसरा वाला अपना काम खत्म करेगा, फिर पहले वाले को पास करेगा, फिर पहला वाला पास करेगा दूसरे वाले को वो करेगा पास। ठीक है, मतलब रिलीज पास ऐसे करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम पे एक ही टाइम पे एक चीज चलने वाली है, जिससे हम रेस कंडीशन से बचा जा सकता है और सिंक्रोनाइजेशन को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ सेमाफोर। ठीक है, अब ये जैसे ही स्टॉप पे क्लिक किया तो स्टॉप करने से क्या होगा, ये रिलीज सेमाफोर करेगा। ठीक है, रिलीज सेमाफोर रेफरेंस जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और इन सबको रिलीज करके ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये एक सेमाफोर का एग्जांपल है बेसिक। ठीक है, सो एक्सरसाइज 2_2 ये आप प्लीज कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, देन आगे वीडियो को देखिएगा। देन हम मूव करते हैं।
Yes, synchronizing data transfer. ठीक है, जैसा हम पढ़ चुके हैं, फॉर फोर पैरेलल लूप्स टू कम्युनिकेट यू मस्ट यूज सम फॉर्म ऑफ ग्लोबली अवेलेबल सेट डेटा यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, यूजिंग अ ग्लोबल वेरिएबल ब्रेक्स द लेव्यू डेटा फ्लो पैराडिज्म, अलाउ फॉर रेस कंडीशन। ठीक है, रेस कंडीशन इससे हो सकती है, एंड इनकर्स मोर ओवरहेड द पासिंग द डेटा बाय वायर। ठीक है, ये जो फिगर है, ठीक है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल। ओके, कि यहाँ से डेटा पास किया, फिर यहाँ पे रीड किया, उस सिस्टम से फिर थर्ड लूप में उसको एक्वायर किया, ग्राफ पे शो किया। सो इज अ लेस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर स्लेव डिजाइन पैटर्न। दिस एग्जांपल यूजेस वेरिएबल व्हिच causes two problem, there is no timing between the master and slave, कोई टाइमिंग नहीं है इन दोनों के बीच में, एंड द वेरिएबल कैन कॉज रेस कंडीशंस। ओके, कि अब ये एग्जीक्यूट करने वाला है पहले या ये, मतलब पहले रीड कर लेगा, रीड कहाँ से करेगा अगर इसने राइट ही नहीं किया है, तो अनवांटेड चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेरी कोई डेटा होगा उसको शो कर देगा, हो सकता है कि ये राइट करने से पहले ये चल गया हो, कोई सीक्वेंस नहीं है लूप का चलने का, कोई भी कभी भी चल सकता है, तो रेस कंडीशंस यहाँ पे डेवलप हो सकती है। द मास्टर कैन नॉट सिग्नल द स्लेव, कि मास्टर जो भी है इनमें से वो सिग्नलिंग नहीं दे रहा है, सिग्नल नहीं दे रहा है कि डेटा इज अवेलेबल और नॉट, सो द स्लेव लूप मस्ट कंटिन्यूअसली पोल द वेरिएबल टू डिटरमाइन डेटा इज चेंजेस। इसको हम इफ़ेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम दो सिंक्रोनाइजिंग मेथड या मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ नोटिफायर एंड सेकंड वन इज़ क्यूज। ठीक है, सो क्यूज क्या देखिए पढ़ते थे, यूजिंग अ नोटिफायर टू पास डेटा फ्रॉम मास्टर टू स्लेव, रिमूव एनी इश्यूज विथ रेव कंडीशन। ठीक है, नोटिफायर का यूज़ करके हम डेटा पास कर सकते हैं मास्टर टू स्लेव। ठीक है, जिस जो रेस कंडीशंस आती हैं उनको रिमूव कर सकता है ऐसे इशूज़ को। ठीक है, यूजिंग नोटिफायर्स ऑल्सो प्रोवाइड अ सिंक्रोनाइजेशन एडवांटेज, बिकॉज द मास्टर एंड द स्लेव आर द मास्टर एंड द स्लेव आर टाइम्ड। टाइम से क्या मतलब है, when the data is available, providing for an elegant implementation of the master slave design pattern। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, एक नोटिफिकेशन सेंड करता है स्लेव को कि डेटा अब अवेलेबल है, अब आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, a notifier send data along with the notification that data is available। नोटिफायर क्या करेगा कि एक मास्टर है जैसे लूप और एक सेकंड स्लेव लूप है, तो मास्टर क्या करेगा, एक नोटिफाई या एक नोटिफिकेशन जनरेट करेगा कि अब आप उस प्रोसेस को कर सकते हैं, एक सिग्नल देगा, एक ट्रिगरिंग देगा ठीक है, वहाँ से, और जिससे स्लेव को पता चलेगा कि हाँ मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ उस चीज़ को। तो इस चीज़ से हम रेस कंडीशन से ही बच सकते हैं और ये सिंक्रोनाइजेशन भी अचीव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। okay, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम में हमने ऑब्टेन कर लिया नोटिफायर। ठीक है, वहाँ हमने मेंशन किया है कि किस डेटा टाइप का हम नोटिफायर बना रहे हैं। जैसे इसमें हमें दो डेटा टाइप का हमने नोटिफायर बनाया हुआ है, जो कि एक बुलियन टाइप का है और दूसरा न्यूमेरिक टाइप का है। तो बुलियन टाइप का नोटिफायर हमने इसलिए बनाया है कि हमें कोड को लूप को स्टॉप करना है, एंड न्यूमेरिक टाइप का इसलिए बनाया है कि हमें वो न्यूमेरिक डेटा मास्टर टू स्लेव भेजना है। ठीक है, उस पर कुछ प्रोसेस करना हो वो कर सकते हैं। ये देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्टेन किया नोटिफायर दोनों का, अब क्या होगा, कोड यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा और सेंड नोटिफिकेशन पे आएगा, और जो नोटिफिकेशन है वो जाएगी, अनटिल ये तब तक वेट करता रहेगा कि रीड द स्टॉप कंडीशन एंड द करंट डेटा फ्रॉम द नोटिफिकेशन सेंड फ्रॉम लूप 1।
ठीक है। सेंड द स्टॉप कंडीशन इन द करंट डेटा टू लूप थ्रू नोटिफायर्स, मतलब जब तक ये नोटिफिकेशन सेट नहीं करेंगे तब तक ये इन्फानाइट टाइम तक वेट करेंगे, ठीक है। और ये इन्फानाइट टाइम तक वेट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम आउट है जो कि -1 है। -1 में लव में मतलब होता है कि इन्फानाइट टाइम, ठीक है। एक बार इसे हाईलाइट एग्जीक्यूशन में रन करते हुए देखते हैं कैसे काम कर रहा है। ऑब्टेन हुआ, दोनों एक साथ चले लूप, ठीक है, लेकिन ये अभी वेट कर रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पहले एग्जीक्यूट होंगे देन ये एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट हुआ देन ये, देन ये, देन ये, ठीक है। एक चीज देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दूं तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, वो भी एक बार देख लेते हैं। ऑब्टेन किया, नोटिफिकेशन सेंड करने से पहले रुक गया, ठीक है। तो ये दोनों अभी रुके हुए हैं, अभी ना तो इसमें वैल्यू पास हुई है ना इसमें वैल्यू पास हुई है, तो ये लूप टू एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। जबकि मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर दो पैरेलल लूप होते हैं तो अगर एक लूप में ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, तो दूसरा लूप चलता रहता है, ठीक है। सो यस, अब इसको अगर मैं रिलीज करता हूँ तो ये नोटिफिकेशन गई और ये इसने नोटिफिकेशन भेजी और ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करा, ठीक है। ये एक नोटिफिकेशन का एग्जांपल है, आई होप कि इससे आप नोटिफिकेशन समझ गए होंगे। इसका एक बार ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। सेम डेटा जो मास्टर पास कर रहा है एज अ स्लेव, हम स्लेव लूप में भी हम उसको देख सकते हैं एज इट इज डेटा आ रहा है। ओके, सो ये रहा नोटिफायर का एग्जांपल। ओके, सो इसके भी कुछ कॉन्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जो हमने चीज़ करी है वो यहाँ पे भी लिखी हुई है, बोथ लूप्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू द मास्टर लूप, द स्लेव लूप ओनली एग्जीक्यूट व्हेन द मास्टर लूप सेंड अ नोटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मास्टर लूप फास्ट हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए एक एग्जाम यहाँ पे बताया हुआ, हाउएवर यूजिंग नोटिफायर कैन हैव ड्रॉबैक, ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं। अ नोटिफायर डजंट बफर द डेटा, मीन्स if the master loop sends another piece of data before the slave loop read the first piece of data, मतलब स्लेव ने रीड नहीं किया है उससे पहले ही मास्टर लूप ने, ठीक है, कोई अनदर पीस ऑफ डेटा भेज दिया है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उस पर ओवरराइट हो जाएगा, द डेटा इज ओवर रिटन एंड प्रीवियस डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। इसी से बचने के लिए एक और यहाँ पे सिंक्रोनाइज मैकेनिज्म है, दैट इज क्यू। क्यूज का यूज़ करके हम देख सकते हैं, क्योंकि क्यू क्या करता है, क्यूज आर सिमिलर टू नोटिफायर except that a queue can store multiple pieces of data by default. Queues work in a FIFO manner, that is first in first out, ठीक है। डेटा जो फर्स्ट गया और वो फर्स्ट आउट होके निकल जाता है, ठीक है। जैसे मास्टर ने कुछ डेटा भेजा, सो ठीक है, अगर मास्टर ने स्लेव के रीड करने से पहले अगर मास्टर डेटा राइट करता है तो प्रीवियस डेटा बफर में रहता है और स्लेव को टाइम मिलता है कि उस पुराने डेटा को वो एक्सेस कर सके, तो ओवर रिटर्न या डेटा लॉस से हम यहाँ पे बच सकते हैं, ठीक है। यूज अ क्यू व्हेन यू वांट टू ऑल डेटा प्लेस्ड इन द क्यू टू बी प्रोसेस्ड। यूज अ नोटिफायर इफ यू ओनली वांट टू प्रोसेस द करंट डेटा।
When using the producer consumer design pattern, queues passes data and synchronize the loops. ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं. ओके, सो go to help, find examples, and search queues. ओके, सो क्यूज में क्या हो रहा है. ऑलराइट, सो ये भी क्यू जो है नोटिफायर की तरह ही काम करता है, बट इसमें डेटा लॉस नहीं होता दोनों में. ये एक मेजर डिफरेंस है. जैसे नोटिफायर में अगर मास्टर स्लेव रीड करने से पहले मास्टर अगर राइट कर दे, ठीक है, सो वो डेटा ओवर राइट हो जाता था नोटिफायर में. लेकिन क्यू में ऐसा नहीं होगा. क्यू में ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्यू क्या करेगा, अपना जो डेटा जो मास्टर सेव कर रहा है वो क्यू में सेव करके रखता है. क्यू मतलब एक फीफो स्टोरेज एलिमेंट है, ठीक है, उसमें वो डेटा स्टोर करके रखता है. अगर आपका मास्टर स्लेव रीड करने में असमर्थ है, कुछ डिले होता है, सो क्या होगा, अगर मास्टर कोई नई वैल्यू अपेंड करता है या सेंड करता है तो पुरानी वैल्यू पे ओवरराइट ना करके वो फीफो में अपेंड करता है, जिससे हमारी क्या होती है, पुरानी वैल्यू पड़ी रहती है, वो डिलीट नहीं होती है. ठीक है, डिलीट नहीं होती है. सो क्यूज की हेल्प से हम प्रीवियस वैल्यू वैल्यू को भी रिसीव कर सकते हैं. ठीक है, फेच कर सकते हैं. इसकी फंक्शनिंग भी सेम ही है जैसे हमने नोटिफायर में पढ़ा है. ठीक है, ऑब्टेन करेंगे क्यू को. ठीक है, एलिमेंट बताएंगे किस टाइप का है. ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे भी दो टाइप का इसने बनाया हुआ है, दैट इज बुलियन और न्यूमेरिक. न्यूमेरिक फॉर डेटा ट्रांसफर एंड स्टॉप द वाइल लूप. ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं. हाईलाइट एग्जीक्यूशन में स्टार्ट किया, ये वेट कर रहा है, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हुआ. Functioning saving. Since queues are used to send data, so no data loss will occur. Okay, so this is the advantage of the queue. इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो इस तरीके से देखना. द डेटा जनरेटेड बाय द लूप वन ऑन द डायग्राम इज पास टू लूप टू थ्रू अ क्यू. द स्टॉप कंडीशन इज ऑल्सो monitored in loop वन and sent to the loop टू in a queue. ठीक है, वो भी क्यू की हेल्प से भेजा जा रहा है. जो स्टॉप कंडीशन है, डेटा तो भेजा ही जा रहा है, साथ में स्टॉप कंडीशन भी जो है वो क्यू की हेल्प से भेजी जा रही है. ठीक है, मेजर जो डिफरेंस था वो आप समझ गए होंगे नोटिफायर और क्यू में. ऑल राइट, सो all right, so both loops are synchronized to the producer loop. The consumer loop only execute when the data is available in the queue. Okay, so डेटा जब अवेलेबल रहेगा तो कंज्यूमर लूप एग्जीक्यूट करेगा तभी. ठीक है, तो you can use queue to create globally available data, that is queue, removing the possibility of losing the data in queue when new data is added to the queue. जैसे नया डेटा ऐड होता तो उसको ओवरराइट कर देता है, उस चीज़ से बच सकते हैं. So also क्या करते हैं, queues are also useful for holding state request in a state machine.
ठीक है। सपोज कि इफ़ टू स्टेट्स आर रिक्वेस्टेड साइमल्टेनियसली, सो क्या होगा कि यू माइट लूज वन ऑफ द स्टेट रिक्वेस्ट। हम एक स्टेट को लूज कर सकते हो, तो क्यों क्या करेगा, क्यों उसको होल्ड करके रखेगा सेकंड स्टेट को, ठीक है। और जैसे ही वो पहली स्टेट को ख़त्म करेगा देन सेकंड वाले को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। द सेकंड स्टेट रिक्वेस्ट एंड एग्जीक्यूट इट व्हेन द फर्स्ट हैज फिनिश। क्यों, क्योंकि क्यू के अंदर स्टेट जैसे हमने डेटा डाला है वो क्यू के फॉर्म में स्टोर रहेगा, तो कोई भी डेटा लॉस होने से रहा। सो हम जो स्टेट हमने दी है वो स्टेट बाय स्टेट ही रन होगी। ओके, सो इसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 2_3। ओके, देन उसके बाद आपको ये एक्सरसाइजेस भी करनी है, दैट इज 2_4 ग्लोबल डेटा प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट क्या है, सो हाँ, यूज वेरिएबल इन योर वे वेयर एवर पॉसिबल। Yes, sir. ट्रू, वेरिएबल का यूज करना चाहिए हर जगह। हर जगह तो नहीं, हर जगह यूज करेंगे तो फिर वो तो लिखा है ना एवर पॉसिबल, नहीं करना चाहिए ना। हर जगह यूज नहीं कर सकते, वो स्लो हो जाती है यस, ना। सो इसलिए फॉल्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसफर डेटा। कौन सा ऐसा मैकेनिज्म हमने पढ़ा था जो डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे सेमाफोर डेटा ट्रांसफर। हैं। आरजीबी से हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, नोटिफायर से भी हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, क्यू से भी। लेकिन सेमाफोर तो रेस कंडीशन और प्रॉब्लम को वर्क कराने के लिए सेमाफोर टेक्निक यूज की जाती हाँ, सिंक्रोनाइज़ करने के लिए कि पहले ही लूप चले, देन वो जब रिलीज़ कर दे है। सेमाफोर, देन सेकंड लूप चले, और जब सेकंड लूप एग्जीक्यूट हो जाए पूरी तरीके से, देन फर्स्ट लूप चले। और थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी यूज विद इन अ प्रोजेक्ट। विद इन अ प्रोजेक्ट कौन यूज़ करते हैं हम? सिंगल प्रोसेस शेयर्ड। सिंगल प्रोसेस शेयर्ड वेरिएबल। Okay. Which of the following cannot be used to pass data between multiple VIs? मतलब बहुत सारी VIs है, तो ऐसा क्या है इसमें से जो हम यूज़ नहीं कर सकते? लोकल वेरिएबल पास नहीं कर सकता मल्टीपल डिवाइस में। हाँ, जबकि ग्लोबल वेरिएबल FGB और शेयर्ड वेरिएबल को यूज़ करके हम मल्टीपल VI में डेटा भेज सकते हैं। सर मुझे 3 नंबर है इसका बता दो तो। हाँ, Which of the following must be used within a project? Which of the following must be used within a project? सिंगल प्रोसेस सेट वेरिएबल ये क्यों सर, जैसे मुझे लग रहा था कि फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए था, पर सिंगल प्रोसेस सेट वेरिएबल कैसे? ठीक है। ये जैसे हम लोकल वेरिएबल पढ़ रहे थे, ग्लोबल वेरिएबल और FGB पढ़ रहे हैं ना, तो इसके लिए ना हमें प्रोजेक्ट की नीड नहीं होती है। मतलब अगर आप VI में यूज़ करना चाहो, VI में यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, FGB यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनमें से ऐसा क्या है कि आपको प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा, प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होता है वो। तो उसके लिए आपको से जो सिंगल प्रोसेस शेयर्ड वेरिएबल है ये। सर मतलब इसका यूज करने के लिए हम प्रोजेक्ट बनाने ही पड़ते हैं उसके अंदर, हाँ, फिर तभी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यस, क्योंकि इसका आप फॉर एग्जाम्पल देखो, जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन तभी बिल्ड होती है जब पूरा एक प्रोजेक्ट रहता है। और इसकी खास बात ये है कि इसका एडवांटेज यही है कि विद इन, मतलब ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। और एप्लीकेशन से एप्लीकेशन मीन्स कि दोनों एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अंदर होंगी, तो ये प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड वेरिएबल है, ठीक है। हमने ये देखा भी था कि ये यस, प्रोजेक्ट में जाके ही हम बना रहे थे इसको। लंच से थोड़ी देर पहले ही प्रोजेक्ट में जाकर सेलेक्ट कर रहे थे ना। हाँ, जैसे मैंने अभी टेम्परेचर इसका सेलेक्ट किया, वहाँ से वीआईज वगैरह जैसे उसका मैंने वीआईज अभी वहाँ से लिया, फिर उस पर ये दिखाया था ना यहाँ पे बना के, माई कंप्यूटर में जाके न्यू, सो ये यहीं से बनता है। मतलब
विद इन अ प्रोजेक्ट ये रहता है, ठीक है। जबकि एफ जी बी और ग्लोबल वेरिएबल और वेरिएबल ये ऐसे भी बन जाते हैं, मतलब वी आई में बन जाता है, खाली प्रोजेक्ट की नीड नहीं होती है। ये तो ठीक है, आई थिंक Yes. ये हो गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, जो भी एक्सरसाइज आपको बताई गई है, आई होप कि आप उसे फिनिश करने के बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।